नमस्ते, नमस्कारम, सत श्री अकाल, आदाब और भी जो कुछ भी होता है नेक्स्ट टाइम से मैं सीखूंगा साउथ इंडियन में और क्या क्या बोलते हैं। वणक्कम, अच्छा नहीं तो जान रहे सबको वणक्कम। ओके, कॉम्पोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटीज, इसमें अब वेलोसिटी एंट्री मार चुका है हम लोग का और इसका कंपोनेंट्स वगैरह देखेंगे। तो छापो पहले एक एक छोटा से छोटा चीज़ पहले हम एक्सप्लेन करते हैं, फिर प्रॉब्लम्स में आते हैं। हेडिंग लिखेंगे आप कॉम्पोजिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ वेलोसिटीज। तो इसमें लेक्चर से पता चल जा रहा है आपको वेलोसिटीज का कंपोनेंट्स और उसके रिजोल्यूशन के बारे में ही चर्चा होगी। उसका एक सब टॉपिक है हमारे पास, रिजल्टेंट वेलोसिटी एंड कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी। रिजल्टेंट नाम से अब आप लोग वाकिफ हो कि अगर किसी भी सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग वेलोसिटीज अगर लग रहे हैं तो उसका एक इक्विवेलेंट एक वेलोसिटी हो सकता है जो वही इफेक्ट देगा जो बाकी सारे मिल करके दे रहे थे। जैसे फोर्स के केस में कोई एक बॉडी है हमारा और उस बॉडी पे बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। अब उसको भगा करके, उतना सारा फोर्सेस को भगा करके के हम कुछ एक ऐसा फोर्स लगा दें जो वही इफेक्ट हमको मिलेगा जो हमको पहले केसेस में मिलता था, तो वही एक फोर्स को इक्विवेलेंट फोर्स बोलेंगे। उसी तरह से वेलोसिटी के केस में भी होता है, फोर्स के केस में भी होता है, एंड सो ऑन। सो व्हेन अ पार्टिकल पॉसेसेस ए नंबर ऑफ वेलोसिटीज, अगर किसी पार्टिकल के पास बहुत सारी वेलोसिटीज अगर है, देन द सिंगल वेलोसिटी विच इज इक्विवेलेंट टू द गिवन वेलोसिटीज इज कॉल्ड देयर रिजल्टेंट। सही बात बोल रहे हैं। तो एक सिंगल वेलोसिटीज जो वही रिजल्ट देगा जो सब मिल करके दे रहे थे, तो वही सिंगल वेलोसिटी को ही रिजल्टेंट वेलोसिटी बोलेंगे। The given velocities are known as the components of their resultant। और जो बहुत सारे अलग अलग वेलोसिटीज थे वो सारे को क्या बोलेंगे? कंपोनेंट्स बोलेंगे। किसका कंपोनेंट बोलेंगे? जो एक सिंगल वेलोसिटी आपका रिजल्टेंट है उसी के कंपोनेंट्स हैं वो। ठीक है। अब एक टर्म आता है रिजॉल्व्ड पार्ट्स ऑफ वेलोसिटी। ये भी बहुत सिंपल है, एक टर्मिनोलॉजी है, बस टर्मिनोलॉजी का एक खेल है कि if a velocity be decomposed into two components at right angles to each other, the components are known as the resolved parts of the velocity। For example, मान लेते हैं आपके पास कोई एक वेलोसिटी है और इस वेलोसिटी को मैं दो कंपोनेंट्स में ब्रेक कर रहा हूं जो कि परपेंडिकुलर है। The velocity be decomposed into two components at right angles to each other। तो इसको मैं right angles to each other components में इसको ब्रेक कर दे रहा हूँ। So let's say अगर मैं इसको इस तरह से इस velocity को ऐसे ले लिया और एक को इस तरह से लेकर के चलाया, तब आपको दिख रहा होगा कि मान लो कि ये आपका रिजल्टेंट कुछ v है और इधर मैं u ले लूँ और इसको मैं स्मॉल u ले लूं, तो स्मॉल u और स्मॉल v के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री है। तब यहां पे ये जो रहा आपका कैपिटल V, इस कैपिटल V को हम क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे हम लोग रिजल्टेंट। ये तो जानते हैं हम लोग क्योंकि u और v मिल करके ही v बना है, और u और v क्या बन गए? उसके कंपोनेंट। तो ये u है और v है, ये क्या है? So these are components। components किसका? इस velocity, resultant velocity v का। अब क्योंकि ये वाला जो दो components हैं ये आपस में perpendicular है, तो इसी components को हम लोग बोलेंगे resolved parts of velocity। So these components of velocity को ही बोला जाएगा resolved parts ऑफ वेलोसिटी। तो कंफ्यूज नहीं होना है, रिजॉल्व पार्ट्स मतलब वैसे कंपोनेंट्स जो एक दूसरे से परपेंडिकुलर हो। परफेक्ट। जब मैंने आपको वेक्टर्स वगैरह पढ़ाया था तो उसमें पैरेललोग्राम लॉ और फोर्सेस वगैरह सिखाया था, ट्राइंगल लॉ, वेक्टर पैरेललोग्राम लॉ, पॉलीगन लॉ। तो सेम रूल एप्लीकेबल है आपके वेलोसिटीज के लिए भी। कैसे? मान लेते हैं आपका एक वेलोसिटी है u और एक वेलोसिटी है v, और इस दो वेलोसिटी के बीच की एंगल है आपका अल्फा। तो इसका रिजल्टेंट कैसे मिलेगा? जाहिर सी बात है, आप इसको पहले एक पैरेललोग्राम में कंप्लीट कर लीजिए और ये रिजल्टेंट आप निकालने के लिए इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट के डायगोनल को कनेक्ट कर दीजिए।
तो ये वाला जो वेक्टर आपको मिलेगा ये मिलेगा रिजल्टेंट वेलोसिटी, जो कि हॉरिजॉन्टल या फिर एक कंपोनेंट u से एक थीटा एंगल बना रहा है। तो अगर इस तरह का कुछ अरेंजमेंट है तब उस केस में हम लोग v निकालना सीखे हैं। कैसे निकालते हैं? v इज इक्वल टू रूट अंडर ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर प्लस 2uv कॉस अल्फा, और tan थीटा कैसे निकालेंगे? u साइन अल्फा डिवाइडेड बाय u प्लस वी कॉस अल्फा। इसमें ज्यादा कुछ और दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बहुत बार बचपन से हम लोग भी सीखते चले आ रहे हैं और मैंने भी आपको 1000 बार ये चीजें मैंने बता दिया है। अब ये जो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर्स है, सॉरी लॉ ऑफ वेलोसिटीज है, और इसमें जो मैंने वेलोसिटी का रिलेशन लिखा है, इसी में बहुत सारे केसेस बन सकते हैं। तो कुछ लिखिए, स्पेशल केसेस ऑफ कंपोजिशन ऑफ वेलोसिटीज। केस 1 में ये बोल रहा है कि अगर आपकी जो दो वेलोसिटी दी गई है वो अगर आपस में परपेंडिकुलर है तो साथ ही साथ अल्फा जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अल्फा इज द एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज। सो दो वेलोसिटीज आपस में परपेंडिकुलर हैं तो अल्फा हो जाएगा 90 डिग्री। अब अगर अल्फा हो गया 90 डिग्री तो क्या हम इस तरह से फिगर बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि जरूरी नहीं कि आपका u और v सेम हो, अलग भी हो सकता है, अलग हो ही सकता है, क्योंकि यहाँ पे उसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई है। सिर्फ बोला गया है कि आपका u और v आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो अगर परपेंडिकुलर है तो अल्फा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। ये सब आप उसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए ऊपर वाले रिलेशन में। तो जब यहाँ पे आप इसमें 90 पुट करोगे तो cos 90 का कतो 0, तो ये वाला एक्सप्रेशन हो जाएगा क्या? खत्म। तो बचेगा v क्या? रूट अंडर vu स्क्वायर प्लस v स्क्वायर। आए बात समझ में? अब अल्फा के जगह पे 90 पुट करो तो साइन 90 क्या होता है? 1 होता है। cos 90 क्या होता है? 0 होता है। तो ये तो 1 हो गया, ये 0 हो गया, बच गया क्या? बच गया क्या? v डिवाइडेड बाई u हो जाएगा। साइन 90 1 होता है और cos 90 ये 0 हो जाता है। ठीक, तो इसको आप लिख सकते हो, नहीं नहीं यहाँ पे कुछ एरर है, लेट मी चेक। u प्लस वी कॉस अल्फा टेन थीटा इज इक्वल टू u साइन अल्फा बाय u प्लस वी कॉस अल्फा। हाँ ये ठीक है। अल्फा को मैंने 90 डिग्री माना तो ये कैसे हो जा रहा है? अरे तो गजब हो गया। u साइन अल्फा बाय u प्लस वी कॉस अल्फा, चेक करना पड़ेगा। v कॉस, हाँ ठीक है, u प्लस वी कॉस अल्फा। और इसमें अगर हम अल्फा को 90 डिग्री डालेंगे तो cos 90 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म खत्म। तो ये तो ठीक है, लेकिन इस वाले रिलेशन में अगर हम अल्फा के जगह 90 डालते हैं तो न्यूमरेटर में तो u आता है। हाँ ठीक है, नो इश्यूज। ये देखिए ये यहाँ पे फंस गया था। देखो, इसका अगर आपको रिजल्टेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे जाएंगे ना, ये बन गया मेरा रिजल्टेंट, और इस ट्राइंगल को आप कंप्लीट कर दीजिए। तो ये पूरा अल्फा है और ये आपका थीटा है, ये आपका थीटा है। ठीक, ये अगर v है तो जाहिर सी बात है ये भी v होगा। तो इसी रिलेशन से हम लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u। इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू v डिवाइडेड बाई u। ठीक है, तो इस वाले रिलेशन में इसमें पुट करना है। यहाँ पे ये वाला रिलेशन पे कुछ और हो जाएगा अगर अल्फा को आप 90 डिग्री लेकर के चलते हो। देखो u साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय u प्लस वी कॉस 90 मतलब 0। सो u प्लस वी इंटू कॉस 90 डिग्री
ये बन जाएगा आपका 1, ये बन जाएगा आपका 0। तो u बाई यू मतलब टेन थीटा इज इक्वल टू u बाई यू मतलब कट छट मतलब 1। तो थीटा यहाँ से तो 45 डिग्री आना ही है, मतलब इसमें ये बोल रहा है। लेकिन u प्लस वी कॉस अल्फा 45 डिग्री उस केस में आ जाएगा, लेकिन इस वाले केस में आप इस तरह से लिख सकते हो, क्योंकि ये थीटा क्या है, इसके बीच का एंगल है। v हो गया आपका वर्टिकल, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, तो ये बन गया। और यहाँ पे अगर लिखना है टेन थीटा तो इसको ऐसे काट करके इधर लिख सकते हैं। तो v कॉस अल्फा ये वाला टर्म तो गायब हो जाएगा, ये आपका v, हाँ, टेन थीटा इज इक्वल टू नहीं v साइन अल्फा v बाई यू। अच्छा यहाँ पे एरर है, ये v होगा, वही मैं सोचूं, लिखने में एरर है। ठीक है, अब क्लियर हो गया। अब इसमें पुट करेंगे तो ये v हो जाएगा साइन 90 मतलब 1, और इधर आ जाएगा u और इधर आ जाएगा 0, सॉरी v इंटू 0, तो ये वाला टर्म 0, तो यहाँ पे भी आ गया v डिवाइडेड बाई u। ठीक है, जस्टिफाइड है। यहाँ पे एरर था, इसको करेक्ट कर लेना, क्योंकि लिखने में ये u और v में कन्फ्यूजन हुआ था, तो इधर ही है। क्योंकि टेन थीटा में पता है ना, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस होगा, तो ये इसका कंपोनेंट हमें लिखना है, ये परपेंडिकुलर, ये कंपोनेंट, तो ये वाला v इसका कंपोनेंट क्या हो जाएगा इधर v, इससे अगर बना रहा है तो नीचे वाला कॉस अल्फा हो जाएगा, वर्टिकल वाला साइन अल्फा हो जाएगा, तो v आएगा। ठीक है, चलिए, तो दोनों में ये चीज जस्टिफाइड है। दूसरा केस में u एंड v आर इन सेम डायरेक्शन, दोनों अगर आपका डायरेक्शन अगर सेम होता है तब उस केस में अल्फा को हम 0 बोल सकते हैं। अल्फा अगर 0 हो गया है तो आप इस तरह से दिखा सकते हो, या तो डायरेक्शन सेम बोलेगा मतलब या तो पैरेलल होगा, या एक ही लाइन के अलावा लाइन ऑफ एक्शन आपका हो सकता है सेम हो जाए। ठीक है, तो अगर ऐसी बात है तब उस केस में सिंपल आप ऐड कर दोगे, v इज इक्वल टू कैपिटल V इज इक्वल टू स्मॉल u प्लस स्मॉल v, और थीटा इस केस में हो जाएगा 0। केस 3 में अगर u और v आपके ऑपोजिट डायरेक्शंस में है तो हो सकता है कुछ ऐसा हो या ऐसा होने, तो दोनों ही केस में आप लिख सकते हो v इज इक्वल टू u माइनस v लिखोगे कब, जब u बड़ा होगा आपके v से, और v माइनस u लिखोगे कब, जब v बड़ा होगा u से। तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो जिसका वेलोसिटी ज्यादा होगा वही अपने डायरेक्शन में उसको खींच करके लेके जाएगा। केस 4, अगर हम दोनों को सेम मान लेते हैं, एंगल के बारे में कोई बात नहीं है, लेकिन अगर हम दोनों को सेम मान लेते हैं तब इस तरह का कुछ रिलेशन होता है, और थीटा हो जाएगा अल्फा बाई 2। तो ये वाला फिगर कुछ आप इस तरह से दिखा सकते हो। ठीक है, ये भी सिंपल है। इस वाले केस में ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी पूछ दिए जाते हैं, आ जाते हैं, तो आपको अगर ये पता है तो आप डायरेक्टली क्विकली कर लोगे, कोई भी कंपोनेंट लेने का जरूरत नहीं। अगर आपका u है और v है, दोनों के बीच में, तो जाहिर सी बात है आपका रिजल्टेंट होगा, और आपको रिजल्टेंट और दोनों कंपोनेंट्स के बीच का एंगल पता है। अगर आपको रिजल्टेंट और u के बीच का एंगल अल्फा पता है, रिजल्टेंट और v के बीच का एंगल अगर आपको बीटा पता है, तब उस केस में आप u और v डायरेक्टली क्विकली निकाल सकते हो। कैसे? u इज इक्वल टू कैपिटल V साइन बीटा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा प्लस बीटा, एंड स्मॉल v इज इक्वल टू V साइन अल्फा बाय साइन अल्फा प्लस बीटा। ये एक टर्म आता है रिलेटिव वेलोसिटी, ध्यान रखिएगा। अगर मुझे निकालना है वेलोसिटी ऑफ b विथ रिस्पेक्ट टू a, विथ रिस्पेक्ट टू b विथ रिस्पेक्ट टू, तो हम क्या करेंगे, पहले ये लिखेंगे फिर ये लिखेंगे और दोनों के बीच में माइनस साइन लगा देंगे। ये चीज करना है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, इससे और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन लिखो, the velocity of a boat, the velocity of a boat relative to water, relative to water is 2i plus 2i plus 2j cap, and that of water
and that of water relative to earth is I cap minus 2j cap, where ij represents velocities of velocities of 1 kilometer an hour, 1 kilometer an hour due to east and north respectively, due to east and north, east and north respectively. The velocity of boat, find the velocity of boat relative to find the velocity of boat relative to find the velocity of boat relative to earth. Find the velocity of boat relative to earth. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखिए पढ़िए समझिए इस चीज को, आपका दिमाग थोड़ा खुलेगा, दिमाग की बत्ती जलेगी. द वेलोसिटी ऑफ अ बोट रिलेटिव टू वाटर. पहले आप देखिए कि इसमें है क्या क्या, मतलब आपके सिस्टम में आपके ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है. बोट मूव कर रहा है, ठीक है, अच्छी बात है. द वेलोसिटी ऑफ अ बोट मतलब बोट का वेलोसिटी कंसिडर किया जा सकता है. रिलेटिव टू वाटर, वाटर का भी वेलोसिटी आपको कंसिडर किया जा सकता है. एंड दैट ऑफ वाटर, वाटर का वेलोसिटी भी तो कंसिडर किया ही जा सकता है. रिलेटिव टू अर्थ इज इतना, मतलब 3 ऑब्जेक्ट्स आपको दिख रहे हैं और तीनों का वेलोसिटीज आपको रिलेटिवली दिया हुआ है. तो सवाल में ध्यान से पढ़ेंगे अगर, तो हमको पता है ये कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर, वेक्टर के टर्म्स में लिख रहे हैं क्योंकि वेक्टर के टर्म्स में दिया है. वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर कितना दिया है, 2i कैप प्लस 2j कैप. साथ ही साथ हमें यह भी पता है वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ ये दिया है हमें i कैप माइनस 2j कैप. आपको फाइंड करना है, और ये सब आपको पता है कि आई जे के ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ क्या बोल रहा है, सब समझते हो कि नहीं. 2 डायमेंशनल है तो 2 डायमेंशन में रहेंगे. ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस. अगर आपको डायरेक्शन दिखाना रहता है तो आप सीखे हो, बताएं, नॉर्थ साउथ, ये ईस्ट साइड, ये वेस्ट साइड. इसमें बता सकते हो बिहार किधर है, अरे बिहार इधर होगा. बंगाल किधर है, बंगाल इधर होगा. गुजरात किधर है, गुजरात उधर होगा. केरला किधर है, केरला इधर हो जाएगा. जम्मू एंड कश्मीर किधर है, इधर हो जाएगा. ज्योग्राफी इज वेरी इंटरेस्टिंग. जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो ना, तो जब पढ़िए तब मैप से इस तरह से देखिए, आपको पता रहेगा कौन से एरिया में क्या है. ठीक, आपको फाइंड करना है क्या, आपको फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ द बोट रिलेटिव टू अर्थ. बोट का वेलोसिटी आपको फाइंड करना है अर्थ के रिस्पेक्ट में. तो हम इसको शॉर्ट में बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ. ये हमें पूछा है. थोड़ा कॉमन सेंस लगाएंगे और हम इसको लिखेंगे कि वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू वाटर अगर मुझे लिखना है तो क्या हम इसको बोल सकते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ वाटर. आपको सिखाया रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट. फिर वेलोसिटी ऑफ वाटर
विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, वेलोसिटी ऑफ वाटर विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, इसको क्या हम ऐसा बोल सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ वाटर माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अरे बोलो, बोल सकते हैं इसको? ठीक है, आपको निकालने के लिए बोला वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू अर्थ, तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ। किरे क्या हम ये वाला रिलेशन इस दोनों रिलेशन से निकाल सकते हैं? क्या करेंगे बोलो तो? ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें? हमें इसमें W तो चाहिए ही नहीं, तो W भगा देना है, यहां माइनस है यहां प्लस है, तो कॉमन सेंस बोल रहा है ऐड कर दो, तो हम इसको ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तब यहां से ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ अर्थ, और ये क्या देगा, ये और कुछ नहीं, वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ देगा। तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि ये फाइंड करने के लिए आपको इसको और इसको ऐड करना पड़ेगा, है कि नहीं? ऐड ही करना पड़ेगा। तो वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, ये तो आप जानते हो क्या है, ये 2i कैप प्लस 2j कैप, वो क्या है, i कैप माइनस 2j कैप। बुझे चीज? ऐड कर दो इससे, जब ऐड करोगे इसको तो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 3i कैप। तो आपके पास आंसर आ चुका है 3i कैप। सो दिस इज द वेलोसिटी ऑफ बोट विथ रिस्पेक्ट टू अर्थ। क्लियर है? चलिए एक बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन हम आपको देते हैं कमेंट सेक्शन के लिए, इसको आप सॉल्व करिएगा। अच्छा, ये वाला जो क्वेश्चन था ये आया था आपका IAS प्रीलिम्स 2003, ये सवाल लिख लो, दिस क्वेश्चन केम इन IAS प्रीलिम्स 2003। सारे UPSC के क्वेश्चंस हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, वो अलग बात है कि उस समय का दौर कुछ और था, लेकिन आप माइंड सेट पकड़िए ना, एकदम बेसिक क्वेश्चंस कर रहे हैं, फिर एडवांस्ड में जाएंगे। आ जाइए, ये वाला सवाल है आपका IAS नहीं है, इंडियन IFS है, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस, फॉरेस्ट सर्विस, फॉरेन सर्विस क्या होता है बताओ रे? मुझे नहीं पता ये सब चीज़, ये मेरा डोमेन का नहीं है ये सब चीज़, लेकिन क्वेश्चन लिखे, अब जो था वही मैं लिख दिया। टू अ मैन वॉकिंग एट 4 किलोमीटर पर आवर, along a road due west the wind appears to blow from the south while to a cyclist traveling in the same direction, at 8 kilometer per hour, it appears to come from
to come from the southwest, to come from the southwest. What is the true direction and velocity of the wind? What is the true direction and velocity of the wind? बहुत ही मज़ेदार सा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे ना तो दिमाग का बत्ती थोड़ा बहुत जलेगा, आपको समझ में आएगा। इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आप डाल दीजिए, जो पहले आंसर देगा उसको एक हार्ट मिलेगा, दिल मिलेगा, लाइक मिलेगा, और उस कमेंट को पिन कर दिया जाएगा, सबसे पहले वाले कमेंट को, जिसका आंसर सही होगा। मैं देख लेता हूँ आंसर क्या है इसका। ओके मैं नहीं बताऊँगा, कुछ थोड़ा सा सीक्रेट भी रहना चाहिए, कुछ थोड़ा सा सस्पेंस भी रहना चाहिए। आप ट्राई करिए। इसलिए मैं बताता हूँ क्योंकि कुछ लोग सस्पेंस इसलिए रहता है ना, क्योंकि कुछ क्वेश्चन ये सॉल्व करके आप खुद पे कॉन्फिडेंट आप फील करोगे कि हाँ आई एम ऑन द राइट ट्रैक। वरना सब कुछ अगर आपको चम्मच से लेकर के घुट्टी पिला दिया जाए, यू आर नॉट फिट फॉर दैट। किसी भी एक ऑफिसर को या अधिकारी को घुट्टी पिला पिला करके नहीं पहुंचाना चाहिए उधर। इट्स डेंजरस फॉर द कंट्री। जिनका सोचने समझने की शक्ति, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप्ड है या डेवलप नहीं भी है तो वो डेवलप कर रहे हैं मेहनत करके, डिसीजन लेने की क्षमता है, क्या सही है क्या गलत है दोनों में भेदभाव करना आता हो, और रिजिड होना, मतलब रिजिड इन अ सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि हाँ ये गलत है तो गलत है, उसको बोलने का भी हिम्मत होना चाहिए। लेकिन पता है क्या होता है, लोग रेंगने लगते हैं, एकदम पूरा रेंगने लगते हैं एकदम ऐसे। रीढ़ में तो हड्डी होती नहीं, रेंग जाते हैं पूरी तरह से। होती है सब की लिमिटेशंस होती है। अच्छा मेरे बेबी को उठा लेगा, बच्चा को किडनैप कर लेगा, अगर हम सत्य के लिए लड़ेंगे तो इफ आई विल बी ऑनेस्ट मेरा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। ये सब चीज़ डर अगर है तो ऐसे लोगों को सर्विस में एंटर नहीं करना चाहिए। सर्विस में ऐसे लोगों को एंटर करना चाहिए जो कफन बांध करके निकलने को तैयार हों। मेरे परिवार को जो हो, पहले देश, पहले कंट्री, पहले नागरिक। क्यों? क्योंकि ये एक ऐसा सर्विस है जिसमें आप जिम्मेदारी लेने जा रहे हो। एक कलम के साइन से हजारों लाखों लोगों की जिंदगी बदलती है। अगर सही डिसीजन है तो सही बदलेगी, गलत डिसीजन है तो गलत बदलेगी। इसलिए सिर्फ स्टेचर बढ़ाने के लिए, अपना स्टेटस हाई करने के लिए, इंस्टा और ये सब चीज़ करने के लिए कोई सर्विस में जा रहे हैं, वैसे लोगों को पहचानिए, रोकिए। दे आर नॉट फिट फॉर एंटरिंग इनटू द सर्विस। फाइंड जेन्युइन पीपल, एंड इफ यू फाइंड पीपल, कौन जिनके अंदर से दूसरों के लिए सोचने का, समझने का भावना आती है, उनको अपलिफ्ट करिए। अगर आपके अंदर है दूसरों के लिए जीने मरने के लिए अंदर काबिलियत, तभी जाइए। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, सामने वाला, बगल वाला, ही इज एंटरिंग फॉर सम सेल्फिश रीजंस, ही शुड नॉट बी। ठीक है, सो आइडेंटिफाई। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में विथ सम मोर एक्साइटिंग टॉपिक्स। टिल देन बाय एंड टेक केयर।